अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुशामदीद कहती हूँ। 40 साला सरकारी नौकरी, हुकूमत की भरपूर खिदमत और फिर उसका सिला ये कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो पेंशनर की सूरत में उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और उनकी पेंशन इतनी कम है कि इस दौर में, महंगाई के इस दौर में उनका जीना मुहाल हो गया है। ना वो इस पेंशन के ज़रिए से अपनी दवाइयाँ मुकम्मल तौर पर ले सकते हैं, ना बिजली का बिल भरने की उनकी ऐसी ताकत है, ना वो घरों के किराए हैं जो भरपूर तरीके से अदा कर सकते हैं। डॉलर 278 रुपये का हो गया है, घी की कीमत 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। और इस महंगाई के दौर में अगर हम देखें तो बिजली, गैस, पेट्रोल, इसकी आयरोस बढ़ती हुई कीमतें, और जैसा कि IMF ने अभी हालिया ये बयान दिया है कि जब तक मुसलसल बिजली गैस के रेट्स में इजाफा नहीं किया जाएगा पाकिस्तान को कर्ज़ नहीं दिया जा सकता। तो ये उसकी बुनियादी शर्त है जो IMF ने भी रख दी है। अब हमारी गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए, जो हमारा सरकारी मुलाजमीन का तबका है वो जाए तो कहाँ जाए। क्या इनकी पेंशन्स में जो महंगाई का तनासुब है उसके हिसाब से इजाफ़ा करना ज़रूरी नहीं है? यहाँ पर क्या हुकूमत के वसाइल कम हैं, उनकी नाअहली है, या इसमें कोई और ऐसी खामियां हैं जिनको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? अगर हम बात करें ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन के हवाले से, तो क्या पेंशन में इसका इजाफ़ा नहीं होना चाहिए? ऐसा कानून नहीं बना देना चाहिए कि जिससे इन सरकारी मुलाजमीन को जो रिटायर हो चुके हैं वो अपनी ज़िंदगी के बाकी अयाम आसानी के साथ गुजार सकें? अपने आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पेंशनर्स अफराद का एक तबका मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि उनके बुनियादी मसाइल क्या हैं, उनके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं और वो इस मुश्किल दौर में किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं रहमान बाजवा साहब, जो कि चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं अगीगा पाकिस्तान के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद मोहम्मद मेराज साहब, जो ऑल पाकिस्तान पेंशनर एसोसिएशन सदर हैं इस्लामाबाद में। फिर उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी अमजद अली साहब, जो आइनान इस्लामाबाद के जो रेजिडेंशल सोसाइटी है उसके सदर हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे इनका मौक़िफ़ जानेंगे कि ये इनके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से और पेंशन के हवाले से ये क्या इस्लाहात हैं जो करवाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी मैं, और सबसे पहले रहमान बाजवा साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि वो क्या बुनियादी मुतालबात हैं, वो क्या इस्लाहात हैं जो आप हुकूमत की सतह पर चाहते हैं कि पेंशनर के हवाले से की जाएँ और उनको रिलीफ फराहम किया जाए? जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर TV का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमेशा से मुलाजमीन की और पेंशनर्स की जो है वो आवाज़ बनते रहे हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस है, इसके प्लेटफॉर्म से सबसे पहला मुतालबा तो हमारा ये है कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपने हमें अपॉइंट किया था बैक 20, 25 या 30 साल पहले, तो ये एक एग्रीमेंट की सूरत में ही होता है, एक एम्प्लॉय की तरफ से और एक एम्प्लॉयर की तरफ से, कि भाई आपकी जो है TORs ये होंगे, आपकी सैलरी इतनी होगी और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। बट बदकिस्मती के साथ रिसेंट पास्ट के अंदर जो है पेंशन इस्लाहात के नाम के ऊपर जो है सरकारी मुलाजमीन, बिलखसूस जो हमारे रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं, उनका जो है वो मुआशी कत्ल किया गया है। मिसाल के तौर पे पंजाब की बात की जाए तो लीव इन कैशमेंट के नाम का जो है कि ये काला कानून लेके आए इंटरिम गवर्नमेंट थी मोहसिन नकवी साहब की, उसके अंदर, और जो एग्जिस्टिंग हमारा रूल चल रहा था इसके अंदर, उसमें यह था कि जब भी एक सरकारी मुलाजिम जो है रिटायर होता है तो जो लास्ट वो अपनी पे ड्रा कर रहा था उसकी 1 साल की उसकी जो है वो सैलरी जो है उसको दी जाती थी और ये अर्नड लीव होती थी। मिसाल के तौर पे अगर सालाना छुट्टियां हैं वो आपकी 48 अगर 1 साल में बनती हैं तो वो मुलाजिम वो छुट्टियां नहीं करता और वो छुट्टियां बच जाती हैं, तो एट दी एंड अगर वो 2 या 3 साल की भी उसकी छुट्टियां बच रही होती थी तो उसको 1 साल की छुट्टियों की जो लास्ट बेसिक पे होती थी उसके मुताबिक जो है वो पैसे दे दिए जाते थे। बट इन्होंने रूल चेंज किया और उसके अंदर जो है रनिंग बेसिक पे की बजाय इनिशियल बेसिक पे के ऊपर ले आए।
तो जो एक लमसम अमाउंट मिलती थी किसको, अगर 40 लाख या 50 लाख रुपया मिल रहा था, तो वो तकरीबन जो है हाफ के ऊपर आ गई। और एक मुलाजिम जब वो अपॉइंट हुआ था तो उसने ये सोचा हुआ था कि जब मैं रिटायर होऊंगा मुझे जो इकट्ठे पैसे मिलेंगे उसमें मेरे बच्चे तब तक जवान हुए होंगे, किसी बच्चे की कोई शादी करनी है, कोई अगर गलती के साथ कोई उसको प्लॉट मिल गया। ये भी एक अलमिया है जिसकी मैं एग्जांपल देता चलूँ कि मेरी वालदा खुद रिटायर्ड टीचर हैं। 1987 के अंदर जो एक सेक्टर अनाउंस हुआ था E12 और आज 37 साल हो गए हैं, वो प्लॉट का कब्जा ही नहीं मिला, CDA का सेक्टर। तो वो मुलाजिम जिसके पास गलती से अगर कोई प्लॉट वगैरह आ जाता था तो उसका ये होता था कि ये इकट्ठे पैसे आएंगे तो मैं कोई एक कमरा जो है वो डाल लूँगा। एक तो इन्होंने ये कर दिया कि उसके ऊपर कट लगा दिया। सेकेंडली फिर ये रिफॉर्म्स लेके आए कि जो पेंशन कैलकुलेट होती थी वो आखिरी जो उसकी सैलरी होती थी वो उसके ऊपर जो है वो फार्मूले के अंदर जो है बेसिक पे जो है डाली जाती थी। बट ये जो है इन्होंने 3 साल का जो है उसके ऊपर जो है वो एवरेज की, और उससे क्या हुआ कि तकरीबन 40% जो पेंशन सरकारी मुलाजिम को मिलनी थी वो उसके अंदर कमी हो गई। फिर सेकेंडली तीसरी चीज़ ये थी कि ये जब चेंजिंग्स लेके आए हैं तो पेंशन के अंदर जो भी इजाफा होता था वो कंपाउंडिंग के अंदर होता था। मिसाल के तौर पे एक मुलाजिम रिटायर हुआ, पहले साल उसकी पेंशन अगर 20,000 रुपये बनी, अगले साल अगर 10% इजाफा हुआ है तो उसकी पेंशन 22,000 रुपये चली गई, 2,000 रुपये इजाफा हुआ। फिर उससे अगले साल अगर गवर्नमेंट 10% इजाफा करती तो उसको जो है वो 2,000 के बजाय कंपाउंडिंग में चल रही थी तो 2,200 के ऊपर होना था इंस्टेड के 20,000 रुपये और लाइक डैट। तो एक बंदा अगर 20,000 पेंशन के ऊपर रिटायर हुआ और तकरीबन 15 साल या वो अगर ज़िंदा रहा तो उसकी अगर पेंशन 40,000 तक पहुंची थी तो अभी जो उसको इजाफा हो रहा था वो 40,000 रुपये था। इन्होंने ये बीच में शिफ्ट डाल दी कि जो भी इजाफा होगा वो बेस लाइन पेंशन के ऊपर होगा। कि एक तरफ तो आप ये देखें कि आप महंगाई की शरह है या कुछ है, जब परसेंटेज लगाते हैं तो वो तो जो ऑलरेडी कीमत होती है उसके ऊपर इजाफा हो रहा होता है। बिल्कुल। फिर इन्होंने मजीद इसके अंदर क्या किया कि फैमिली पेंशन कि एक सरकारी मुलाजिम रिटायर होता था उसकी पेंशन जो है उसकी जो है बेवा जो बीवी होती थी उसको जाती थी, और इन केस उस सरकारी मुलाजिम की कोई अनमैरिड बेटी थी या खुदा न खास्ता उसकी बेटी जो है बेवा हो जाती थी या कोई डाइवोर्स वगैरह हो जाती थी तो वो पेंशन उस बच्ची को जो है वो मिल जाती थी जो बेरोज़गार थी। इन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया। एक चीज़ जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी कि जो डबल पेंशन जो है वो ले रहे थे, मिसाल के तौर पे कि आफ्टर रिटायरमेंट अगर कोई बंदा रिटायरमेंट के बाद जॉब करता था तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आई कि भाई या तो जॉब वाले पैसे ले ले या पेंशन वाले पैसे ले ले। ये एक अच्छी चीज़ थी क्योंकि छोटा मुलाजिम तो उसको रीअपॉइंटमेंट तो उसकी होती नहीं। जो तगड़े तरीन लोग होते हैं वो किसी कंपनी का कोई CEO लग जाएगा या कोई MD लग जाएगा, जिस तरह नादरा वगैरह या इस तरह के, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता, तो वहाँ पे उनके पास ऑप्शन थी। मतलब बड़े लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, छोटों के पास नहीं अब होते। इन्होंने उसके ऊपर भी कर दिया कि या तनख्वाह लेंगे या पेंशन लेंगे। तो इस पेंशन इस लिहाज के अंदर एक इन्होंने तब्दीली जो लेके आए थे वो वापस की, और वो तब्दीली ये वापस ली कि भाई वो पेंशन भी लेता रहेगा और जो अपनी सैलरी ले रहा था वो भी लेता रहेगा, कि उसमें गलती से जो असल इस्लाहात होनी थी वो करते करते इन्होंने कहा ये तो हमारे जो है पेटी भाई जो बिग फिशेस हैं वो इसके अंदर आ रही हैं, तो इन्होंने वो डबल पेंशन वाला भी कर दिया। ठीक है आपने कर दिया, बट हमारा मुतालबा ये है कि जो पुराना रूल जिसके ऊपर आपने एक सरकारी मुलाजिम को अपॉइंट किया था या सारी चीज़ें हैं, उसको पता था कि ये मेरे एग्रीमेंट के TORs हैं, मैं रिटायर होऊंगा तो इसके ऊपर अमल दरामद किया लाइक क्या आप कहते हैं हर बंदे को पता है कि हमारी एनुअल डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो तकरीबन 26 से 27 हज़ार मेगावाट है। बट गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया IPPs के साथ, 48,000 मेगावाट की कैपेसिटी का जो है आपने एग्रीमेंट कर लिया। वो ज़रूरत नहीं भी थी, बट उनको कैपेसिटी बिल्डिंग चार्जेस के अंदर जो है इन्होंने कहा जी क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है इनका स्टेट के साथ, तो वो हम एग्रीमेंट्स जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते, और उनको
ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो एनुअली जो है दिए जाते हैं। तो अब राइट नाउ आप क्या चाहते हैं, क्या आपका बेसिक मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हमें अपॉइंट किया गया था वो पुराने रूल्स जो है वो बहाल किए जाएं। जिस तरह से आप किसी भी एग्रीमेंट जो है कंपनीज और इनके साथ आपका आईपीपीज के साथ चल रहा है, हमें भी उसी तरह से रखा जाए। सेकेंडली, मिनिमम पेंशन जो है वो हमने ये मुतालबा रखा है इस दफ़ा कि आप 50,000 करें कि एटलीस्ट जो मज़दूर की मिनिमम वेजेस हैं उसको आप जो है, अगर 37,000 हमारे वफाक के अंदर है, बाकी सूबों के अंदर 40,000 हो चुकी है, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे पेंशनर्स हैं बेचारे कि जिनकी पेंशन ही जो है वो 12, 15, 17, 18 या 20,000 के ऊपर जो है वो एक पेंशनर चल रहा है। तो एक पेंशनर जो बुढ़ापे के बाद एक सफ़ेद पोशी का यही तो भरम है कि बंदा गवर्नमेंट की जॉब में इसलिए आता था कि भाई यहाँ पे सैलरीज कम थी, बट आफ्टर रिटायरमेंट जो है वहाँ पे बेनिफिट्स जो है उसको वो ज़्यादा मिल रहे होते। तो हमारा बेसिकली यही मुतालबा है कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपॉइंट किया था, हमें पता था कि रिटायरमेंट के बाद बाइज्जत तरीके के साथ, ये नहीं कि लेविश लाइफ जो है कुछ गुजारनी है। जिस तरह कि आपने अपने इंट्रो में जो है बताया कि यहाँ पे दवाई के पैसे नहीं, कपड़े, ये तो एक पहले होता था कि बंदा जाता था कोई फैमिली के लिए ईद शबरात पे आगे पीछे जाना, कोई रिश्तेदारों के लिए कोई फल ले गया या कुछ ले गया, को पोते पोतियों को कपड़ा कुपड़ा, वो तो है ही नहीं, उसको बेचारे का तो अपना जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो। सफ़ेद पोश इंसान का रहना मुश्किल हो गया है। भरम ही जो है वो इन्होंने जो है वो मुलाजमीन से छीन ली है। और एक और चीज़ कि ये कोई एहसान नहीं कर रही गवर्नमेंट। ये आपका राइट है, बेसिक राइट है जो आपको देना चाहिए। कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर रहते हुए अगर हम बात करें, ठीक है, यूरोप के अंदर तो आप ये बात कर सकते हैं कि जी वालिदैन को ओल्ड एज होम्स वगैरह में जो है वहाँ पे भेज दिया जाता है, बट हमारी सोसाइटी यहाँ पे तो है कि कल ये कहें जी कि ये पेंशनर बोझ हो गए, हम उठा नहीं सकते। हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हमारे वालिदैन ने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि हम कुछ कर रहे हैं, तो ये कतई नहीं हो सकता कि हम ये बोलें कि हमारे वालिदैन हमारे ऊपर बोझ हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि ये हमारे फ़र्ज़ के अंदर है। सेम इज़ द केस विद द गवर्नमेंट पेंशनर्स। इन्होंने अपनी सारी जवानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम जो है वो सर्व की, अपना तमाम जो एक प्राइम टाइम था और मिनिमम वेजेस और उसके साथ चलते हुए जो है इन्होंने किया। और अब जब रिटायरमेंट के टाइम जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है तो गवर्नमेंट इससे जो है वो नज़रें चुरा रही है। ऐसा कतन जो है हम चाहते हैं कि ना हो। बस यही हमारी सबमिशंस हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस बजट के अंदर जो है कि कम अज़ कम पेंशन, जब गवर्नमेंट एक साइड से हमारा मुतालबा है कि 50,000 करें, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड के ऊपर है कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट जब 44% तक भी गया है, तो गवर्नमेंट ने तो जो पेंशन है वो 10% बढ़ाई थी, उसके बाद एक साल में 24% भी इन्फ्लेशन का रेट गया है, तो गवर्नमेंट ने तो पेंशन उस वक्त भी 10% बढ़ाई थी। अब इन्होंने लिंक कर दिया कि जी हम इन्फ्लेशन के साथ जो है पेंशन को जो है लिंक कर रहे हैं। तो जो पहले इतना ज़्यादा बर्डन इन्होंने हमारे पेंशनर्स के ऊपर डाला हुआ था, इसको पीछे से आप लेके आए, जहाँ पे 44% था वहाँ पे एरियर्स आप 34% जो बकाया बचते थे, वो जब इन्फ्लेशन 24% पे थी, आपने जब 10% का इजाफा किया तो वो लेके आए, तो कम अज़ कम ये पेंशन जो है वो 150% बनती है। ठीक है। अच्छा मिराज साहब, आपकी तरफ बढ़ती हूँ। जैसा कि आपके इंट्रोडक्शन का ही मैं देख रही थी, आप ऑल पाकिस्तान पेंशनर एसोसिएशन के सदर हैं और आपने रहमान बाजवा के साथ, जो कि चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं गीगा पाकिस्तान के, उनके साथ मिलकर पेंशनर्स के लिए बड़ी मुजाहिदाना अंदाज में आप लोगों की काविशें, और आपने बहुत काम किया है सरकारी मुलाजमीन को मराहत दिलाने के लिए, उनको रिलीफ फराहम करने के लिए। तो अब आप क्या देख रहे हैं? अब आप ख़ुद रिटायर पेंशनर हैं और आप अब मज़ीद, ये सिर्फ महज मीडिया पर आकर बात करना ये मसाइल का हल नहीं है, तो क्या आपने कोई लाएअमल इख्तियार किया है? क्या आप कोई ऐसी तहरीक चलाएंगे? क्या अपने मुतालबात को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं ताकि इस मसले को फिलफौर हल किया जा सके और इसका फौरी हल निकल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कोहिनूर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी आवाज़ बना है और हुकाम वाला तक वो हमारी आवाज़ पहुँचाएगा, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह।
और इसके मज़बूत रद्द-ए-अमल भी आएंगे। पाकिस्तान पेंशनर एसोसिएशन का मैं इस्लामाबाद का, जैसे आपने बताया, मैं सदर हूँ। मेरे पहले तो मैं माजरत कर लूँ, हमारे चेयरमैन साहब जनाब बशीर बल्लोच साहब, पिछले साल उनका शदीद एक्सीडेंट हो गया था जिसके वजह से वो नहीं आ सकते हैदराबाद से। दूसरे मरकज़ी सदर जो हैं वो भी अलील हैं, वो भी नहीं आ सके। उनकी तरफ से भी माजरत करता हूँ, पेश करता हूँ आप खिदमत में। अब जैसा कि आपको इल्म है कि मैं पेंशनर हूँ, जिस वक्त ये तहरीक शुरू हुई थी 2021 में, तो हमने ही मिलकर 4-5 अफराद थे जिन्होंने मिलकर ये शुरू की थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये गुलदस्ता बनते बनते ये दरख्त बन चुका है और अब अकीका की सूरत में आपके सामने है। लीड कर रहे हैं जनाब रहमान अली बाजवा साहब, और इनकी हमें कायदाना सलाहियतों पर हमें पूरा भरोसा है और इन्होंने हर जगह हर सतह पर हमारे लिए आवाज़ उठाई है पेंशनर्स के लिए, क्योंकि उस वक्त मैं हाजिर सर्विस था जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया, और इसके बाद आज में हम जेल भी गए, तो बहरहाल जाना पड़ता है, वो तो इससे हम नहीं घबराते। अब ये तहरीक तो एक बहुत बड़ा हमारा इस वक्त हम अकीका के साथ हैं, बाजवा साहब के साथ हैं। हमारा अकेला कोई वजूद नहीं है। हम इनकी तवस्सुत से हम अपनी आवाज़ जो है ना हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र में वो पोजीशन नहीं रहती जिस तरह जवानी में दौड़ा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कोशिशें काविशें की हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ज़रा वो सोचें इस महंगाई के दौर में, जो इस वक्त उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में किसका क्या भाव चल रहा है, तो इस दौरान जो कलील हमें पेंशन मिलती है उस पर हम किस तरह गुजारा करते हैं। अभी तो ये पोजीशन है कि मेरे बच्चे की जो तनख्वाह है वो भी अभी कम है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, बजाय वो मुझे सपोर्ट करने के अभी तक मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, और यही हाल बाकी पेंशन हजरात का भी है। आपने बच्चे की बात की है अपनी, आपका बच्चा सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट जॉब कर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी रिटायरमेंट से पहले गवर्नमेंट जॉब में आ गया था, तो वो जॉब में है। आप क्या इसकी गवर्नमेंट की जॉब से मुतमईन हैं, क्योंकि आपने खुद सरकारी मुलाजमत की है और अब आप एज अ पेंशनर बहुत सारे मसाइल को फेस कर रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा भी गवर्नमेंट की मुलाजमत करता रहे? देखिए, आपको पता है कि बेरोज़गारी का क्या आलम है, जॉब्स मिल नहीं रही। हालांकि मेरा बच्चा मास्टर किया हुआ, उसने BS किया हुआ मैथ कम्युनिकेशन में, लेकिन मजबूरन वो LDC लगा है। इस वजह से एक घर हमें चाहिए था, घर हमारे सर के ऊपर से छत हट रही थी, इस घर को बचाने की खातिर वो बच्चे ने कुर्बानी दी और वो LDC भर्ती हुआ। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहा है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उसकी तरक्की होगी, लेकिन अभी उसकी तनख्वाह इतनी कलील है कि वो अकेला इंडिपेंडेंट रहकर गुजारा नहीं कर सकता, लिहाजा मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी तरह और भी बहुत से पेंशनर हैं जो इस वक्त इस पोजीशन में हैं, जिनके बच्चे अभी जॉब पे नहीं है, ऐसे भी हैं। तो मेरा मुतालबा गवर्नमेंट से यही, खुदारा हमारे पेंशनर्स की तरफ भी नज़र दौड़ाएँ, हमारी जो कस्मपुरसी का आलम है उसकी तरफ वो नज़र करें, और जो ये पेंशन बढ़ाते हैं 7%, 7.5%, ज़रा वो दिल पर हाथ रख के सोचें तो बताएं कि इस महंगाई के दौर के अंदर ये 7%, 7.5% हमारे लिए काफ़ी है। तो मैं गुजारिश यही करूँगा कि इस दफ़ा बजट करीब या आने वाला है, तो हमारे लिए कोई खातिर खा रकम रखी जाए और पेंशनर्स को भी इसमें एक अच्छा हिस्सा हमें दिया जाए और हमारी दादरसी की जाए। अच्छा अमजद साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो कम्यूटेशन थी जो 35% से हटाकर अब 25% कर दी गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये भी आप लोगों के साथ एक ज़्यादती नहीं है? पहले तो मैं कोहनूर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट मुलाजमीन की पेंशनर की आवाज़ बने। बाकी रही बात ये 65 और 35% करने की, ये तो बजाय इसके के बढ़ाने के और घटा दी है, वह और कम कर दी गई। ये गवर्नमेंट मुलाजम जो है 35 से 40 साल हर आदमी सर्विस देता है, अपनी जवानी सारी वहाँ गवर्नमेंट के स्पुर्द करता है सारे मामलात के हिसाब से। और यही सोच कर के मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूँ, मुझे आखिर में जिस तरह बाजवा साहब ने बहुत डिटेल से सारी बात कर दी है, और महाराज साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मकान की बात की उन्होंने, गवर्नमेंट मुलाजमी को यही एक होता है कि हम जिस वक्त रिटायर होंगे, हमें कोई प्लाट मिला हुआ होगा, हम उस पर घर बना लेंगे, अपने बच्चों की शादी कर लेंगे। एक तो उस चीज़ में इन्होंने वो तो भी कमी कर दी।
तो एक फार्मूला बना दिया गया पिछले 2 साल से, वो लेके बेसिक और उससे करके उसमें हर मुलाजम को जिस वक्त रिटायर होता है उसमें 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, जिस तरह 2009 में इन्होंने गवर्नमेंट मुलाजमीन से वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपने प्लाट की किस्तें जमा कराते रहे। 2009 में बारां को ग्रीन इनक्लेव 1 शुरू किया इन्होंने, वो आज तक 17 साल हो गए, अभी तक कब्ज़ा नहीं दिया गया। उसके आगे फिर इन्होंने स्काई गार्डन और बारां ग्रीन इनक्लेव 2 साल शुरू किया है, यानी कि उसको भी 15 साल हो गए। गवर्नमेंट मुलाजमीन से एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले चुके हैं, जो कि वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो एक्स्ट्रा चार्जेस दिए जाएं, एडिशनल चार्जेस वो भी पे कर चुके हैं। लेकिन 17 साल बाद भी अगर जो किसी को प्लाट ना मिले, बच्चों को भी यही होता है कि हमारे वालिदैन को प्लाट मिलना है, वो साथ आप इस दौर में सारा समझते हैं। एक होप होती है औलाद को कि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं है। ये अब वो 17 साल हो गए थे, ये F14 और F15, ये क्योंकि ये 17 और इससे ग्रेड ऊपर वालों का था, इसको सारे उधर को जा रहे हैं। जितना वो DHA को दे दिया गया उसका काम जारी है। ये 12 को ग्रीन एनक्लेव 1 या स्काई गार्डन, इसको 17 साल 15 साल हो गए, ये उसी तरह उसका काम बीच में रुका हुआ है। और कम अज़ कम वो जिस वक्त ये सारी चीज़ें, जिसकी सारी किस्तें ले चुके हैं, पैसे ले चुके हैं, उन्हें डेवलपमेंट करके उन्हें प्लाट की कब्ज़ा दिया जाए कि इस वो, ताकि आपने जिसका गवर्नमेंट मुलाजम बेटा नहीं होता या बेटी नहीं होती, तो वो उसको बेचारे को रहने के लिए घर नहीं है, और तनख्वाह जो पेंशन है वो आया कि वो किराए की में देगा या वो खाने का उसके में बंदोबस्त बस करेगा। इतनी महंगाई के जिसमें सबसे मेन जो है पेट्रोल, बिजली, गैस, ये तीनों चीज़ों तो हर आदमी की बेसिक ज़रूरत है, इसके बगैर तो रहा नहीं जा सकता। और ये इतनी महंगाई है कि ये अपना बिल, उसके जो तनख्वाह है, जो पेंशन है, वो इन चीज़ों में सर्फ हो जाती है। बिल्कुल, मतलब बचत का तो कोई अंसर बाकी रहा ही नहीं है। बचत का आंसर मैडम कहाँ से रहना, कि ये लोग इतना सोचते ही नहीं है कि पेंशन की जो है वो उसकी भी लाइफ है, उसके इस एज में तो ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसमें वो जो प्लाटों वाला मसला है, उसमें बहुत सारे लोग इसी तरह करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए, और कुछ ऐसे चारपाइयों पे रेंग रहे हैं, कुछ रिटायर हुए इसकी कोशिश में लगे हैं कि भी इन बेचारों को बेवा जो बेवा को वो प्लाट मिल जाए, यतीम बच्चों को प्लाट मिल जाए। लेकिन नहीं, ये गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही। बाकी जो F14 F15 जो ऐसे इलाके हैं, और उधर ठलियाँ इंटरचेंज पे के साथ उधर भी गवर्नमेंट मुलाजमीन को दिया गया, वो बीच में ख़त्म कर दिया गया। ये फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी जो है, पहले ही नहीं ये किसी के काबू में आते, तो अब तो अथॉरिटी बन गई हुई है, अब उनकी अपना राज चल रहा है, वो पीछे को मुड़ के देखते ही नहीं है। और इस एज में गवर्नमेंट मुलाजम ने उसमें मेडिकल के लिए उसको ख़ास तौर पे ज़रूरत पड़ती है, उसको अपने खाने पीने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें खातर ख्वाह पेंशनों में इजाफा करना इनका हक है। ये अगर मुलाजम गवर्नमेंट मुलाजम की 15% तनख्वाह बढ़ाते हैं, तो पेंशनर की 7% है कि वो पेंशन जो है वो इस पे कैसे गुजारा करेगा। उसकी भी उनके साथ जितनी उधर होती है, उनकी भी उनके साथ बढ़ाई जाए। और जो छोटे मुलाजमीन है, उनकी ये पेंशन कितनी है, उसके 20 से 25 हज़ार रुपया जो नैब का सद अटेंडेंट जो सारे रिटायर होते हैं, तो उसमें क्या गुजारा करेगा बेचारा। जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही है तमाम, मेरे साथ इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर्ड हैं, पेंशनर्स हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और उनसे उनके मसाइल जान रहे हैं कि वो किस किस्म की इस्लाहात हैं जो हुकूमत से करवाना चाहते हैं, किस किस्म का रिलीफ वो चाहते हैं। अगर हम देखें तो 2025 के बजट में सिर्फ 7% पेंशन में इजाफा किया गया था, जो कि इस दौर में नाकाफ़ी है। और जैसा कि अब मुल्क में हालात चल रहे हैं, महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, और स्पेशली अमेरिका ईरान जंग के बाद जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं
और मुस्तकबिल में भी कहीं दूर दूर तक हमें कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि ये बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी आएगी, तो यकीनन पेंशनर्स के हवाले से अब आने वाले बजट 2026 में सोचना और इस पर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि इनकी पेंशन्स में इजाफ़ा किया जाए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगियों को आसानी से गुजार सकें। और बढ़ते हैं मज़ीद ऐसे सरकारी मुलाजमीन की तरफ जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं और हुकूमत के सामने उनकी ये दरख्वास्त है कि उनको रिलीफ फराहम किया जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड पेंशनर अल्ताफ़ अहमद साहब, उनसे हम जानते हैं। जी अल्ताफ़ साहब, आप बताएं कि जिस तरह से ये गवर्नमेंट कहती है कि 72 साल के बाद 100% पेंशन है जो दे दी जाएगी, लेकिन क्या इसको 72 साल से कम करके 65 साल की तरफ नहीं ले जाना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज एज ही कौन जाने कि कौन इंसान 72 साल तक जिएगा, तो कम से कम 65 साल की उम्र तक इसमें इजाफा कर दिया जाए कि आपको पेंशन 100% मिल जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद है, मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि पेंशन जो है वो एक रिटायर्ड मुलाजिम को इस वजह से दी जाती है कि उसकी ज़िंदगी ज़रा आसान हो और किसी बच्चे या किसी डिपेंडेंट पर डिपेंडेंट न हो और इसमें कोई आसानियाँ हो उसकी ज़िंदगी में। लेकिन हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि आसानियों के बजाय हमारी ज़िंदगी मुश्किल न बनाए, ऐसे कानून या ऐसे ज़ाब्ते बना के जिस पे इंसानियत शर्मा जाती है। बाकी जो दूसरी बात है कि जी 72 साल की उम्र में जो पेंशन, जो कि पेंशन ही की है और पेंशनर ही का होता है, वो आप दें तो 12 साल की इंतहाई एक बहुत बड़ा अरसा और ज़्यादती है। जिस तरह का हमारे यहाँ की लिविंग स्टाइल है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, दवाओं का जो सिस्टम है, उस पर तो कंट्रोल है नहीं किसी भी इदारे का, तो उससे वो लाइफ जो कि बहुत आगे तक जानी चाहिए, इंसान बेहद कमज़ोर हो चुका होता है या नाबूद हो चुका होता है 72 साल आते आते। तो पहली दरख्वास्त है इस मद में इस साल को 12 साल को घटाकर कम से कम 65, 66 और मैक्सिमम 67 साल तक करें आप इसे, ताकि वो जो अपना हक जो छोड़ा है उसने किसी वजह से, वो उसे उसकी लाइफ ही में मिल जाए। बाकी पेंशन के मामले में जो ज़ाब्ते आप हुकूमत ने इस वक्त बना दिए हैं वो इंतहाई गैर इंसानी है, ये हमारी राय है। देखिए, जो इंसान ज़िंदगी के 30 साल से लेकर 40 साल तक अपनी जवानी, अपनी तवानाइयाँ, अपने तमाम एफर्ट्स हुकूमत को दे देता है, उसके बाद हुकूमत के ये बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है कि इन पेंशनर, चूँकि हुकूमत माँ बाप का दर्जा रखती है, तो इन पेंशनर की वो रखवाली या इनके लिए बेहतर असबाब बनाए, पैदा करे। ये हमारी दरख्वास्त है कि पेंशन का ये जो पहला निज़ाम आपने नाफिज किया हुआ है कि जी तनख्वाह अगर 10% बढ़ाई है तो 5% या 7% इसे ख़त्म करें। बल्कि मैं ये कहूँगा कि तनख्वाह के मुकाबले में पेंशनर को 5 से 10% ज़्यादा दें, क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज़ और ज़िंदगी बढ़ जाती है इस एज में आने के बाद। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और पेंशनर मौजूद है, मोहम्मद इसराइल साहब। इनसे पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि ये जो 17(1) का कानून है, इसको भी कहते हैं कि बहाल किया जाना चाहिए, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरी गुजारिश ये है कि मुलाजमीन के लिए जो पेंशन पे हम लोग पेंशनर हैं, हमारी तनख्वाह जो पेंशन में मिलती है वो नहीं के बराबर है। इस महंगाई के हाथों जबकि सेब 500 रुपये और चावल तक 400 रुपये हो गया है। लिहाजा ये है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गवर्नमेंट के सहारे पर गुजारा करते थे, अब यह है कि हमारे पास रिहाइश का इंतज़ाम नहीं, कोई आज तक मेरे पास अपना कोई मकान नहीं है। जो गवर्नमेंट ने प्लाट दिए हैं वो प्लाट ये है कि अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है, तो क्या किया जाए? जी जाकिर साहब, आप बताएं कि ये जो मेडिकल अलाउंसेस के हवाले से बात है, जो पेंशनर्स हैं उनको मेडिकल अलाउंस किस तरह दिया जाता है, कितना दिया जाता है, और क्या ये आप लोगों के लिए काफ़ी है? कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक? 72 साल से पहले ही अव्वल तो लोग रिटायरमेंट के दौरान ही फोत हो जाते हैं। आज का जो टेंशन के हालात है, तो उसका ये है कि उसको 68 कर दें, 68 नहीं करते तो 69 कर दें,
मेरी गुजारिश है, गवर्नमेंट से अपील है कि खुदारा कुछ करें। इतने ऐसा हो गया, हम जो है ना अपने मसाइल का रोना रोएंगे, कुछ तो रिलीफ दिए ना। वैसे उम्मीद तो आपसे कम ही है। जी नासिर गुल साहब, आप क्या कहेंगे ये जो पेंशनर के साथ हुकूमती सतह पर नाइंसाफ़ी हुई है और जिस तरह से सिर्फ 7% पेंशन बढ़ा दी जाती है और आने वाले बजट में भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। मेरा नाम नासिर गुल खान है जी, मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ। तो 2001 में मेरी रिटायरमेंट हुई और मेरे साथ काफ़ी इश्यूज़ है फैमिलीज़ के, तो मैं सफ़र कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। तो पेंशन जो है गवर्नमेंट ने इतनी कम रखी हुई है जिससे गुजारा करना बहुत नायत मुश्किल है। एक पेंशनर के साथ दीगर मसाइल भी हैं, घर वाले हैं, बहन भाई हैं, उनको किधर लेके जाए। पेंशन इतनी कम है कि उसको बंदा नहीं कर सकता पूरा। और दूसरा, मैं मेंबर भी हूँ हाउसिंग फाउंडेशन का, कोई 2015 से तकरीबन 12 साल हो गए हैं। हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से मुझे कोई प्लाट नहीं मिला अभी तक। आई एम वेटिंग फॉर द अलॉटमेंट। और मुझे सर्विस में भी नहीं दिया गया कि बंदा कोई अपना शेल्टर ही बना ले। तो पेंशनर का जो सरवाइव करना नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए पेंशनर के लिए कि कुछ ऐसे इस्लाहात करें, उनकी पेंशन बढ़ाए और उनके लिए ख़ासकर जो प्लाट की कोई ऐसी स्कीम निकाले जो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। 12-12, 15-15 साल से लोग बैठे हुए मेंबर बन के पेमेंटें की हुई और अलाटमेंट नहीं है। तो ये है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से सज़ा है कि इस पर ज़रा कोई तवज्जो दे और करे। जी परवेज़ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अब 2026 का बजट आने वाला है, आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या आप देख रहे हैं कि ये आने वाला बजट पेंशनर्स के लिए कोई आसानी लेकर आएगा? मैडम, बात ये है जी कि अब ये आने वाला जो बजट है ना जी, ये बहुत ख़तरनाक बजट है। क्योंकि पेंशनर, हमारा वालिद साहब ने भी पेंशनर है, वो हम भी पेंशनर हैं। जैसे भाई साहब ने बात की कि 72 साल में जो है ना वो डबल हो जाती है, तो वो उस वक़्त पेंशन जो है बहुत कम होती थी। तो अभी वो पुराने आदमी, वो 80-80, 85 साल उम्र होगी उनकी, अभी वो 40,000 35,000 ले रहे हैं। तो हम ये कहते हैं, हुकूमत से हम ये कहते हैं कि ये 72 साल वाला डबल को ख़त्म करें और 65 साल का ये शुरू किया जाए। उसके बाद 5% जो है ना पेंशनरों को वो पेंशन बढ़ाते हैं। तो 5 साल वो अपनी दवाइयाँ जो है, वो अगर बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जब जाता है तो 4-5 हज़ार रुपये डॉक्टर वो ले लेते हैं। तो उसके बाद और भी काफ़ी जो है परेशानी है, पेंशनर इस वक्त पीस रहा है। तो जब तक ये 50%, 100% मेडिकल लोन देख लें, पेंशनर जो है अभी तक वही 1600 ले रहे हैं। तो 2000-1600 से क्या बनता है? अब कोई बीमार हो जाए, बीवी बीमार हो जाती है तो 5-6 हज़ार रुपया वो कम से कम डॉक्टर लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम पेंशन वालों को 100% पेंशन वालों की उसमें इजाफा किया जाए और कम से कम 10,000 रुपया जो है ना ये मेडिकल जो है लोन्स जो है ना ये पेंशनर के लिए ये दिया जाए उनको। अच्छा आशिक साहब, आप भी साथ मुझे बताएंगे कुछ कि ये जिस तरह से मेरी मेराज साहब से भी इस हवाले से बात हुई थी और मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी आपकी तरह सरकारी मुलाजमत करें? क्योंकि सरकारी मुलाजमत के बाद रिटायरमेंट जब हुई और अब आप एज अ पेंशनर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो मुश्किलात आप फेस कर रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी सरकारी नौकरी करें या आप इनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ ले जाना चाहेंगे? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप की पूरी टीम का शुक्रिया, कोनूर का शुक्रिया कि आपने हम जैसे लोगों को जो लेमैन है इस वक्त उनकी तरफ तवज्जो दी और हमारी दुआएं भी इंशाल्लाह आपके साथ होंगी। और मैं उम्मीद भी रखता हूं कि आपके तवस्सुत से हमारी आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक भी पहुंच जाएगी और इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगी। अब जो आपका क्वेश्चन है मैं ये समझता हूं कि मैं पाकिस्तान का सिटीज़न हूं, पाकिस्तान का शहरी हूं। इस हवाले से मेरी ये ख्वाहिश थी भी है भी कि मैं पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करूं
ये मैं किसी हुकूमत के लिए मैंने नहीं किया, मैंने अपनी स्टेट के लिए किया है और मुझे इस पे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने भरपूर अंदाज में अपनी स्टेट की खिदमत की और अपनी पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल किया। उसके बाद मैं यूनियंस में भी रहा हूँ, मैं अगीगा में भी रहा हूँ, अपने मुलाजमीन भाइयों के लिए वहाँ पे भी हम सर्व कर रहे हैं। लेकिन मैं परेशान इस बात पे हूँ कि हुकूमत IMF से डायरेक्शन लेकर पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर नाफिज करती है, जबकि IMF जब डायरेक्शन दे रहा है ठीक है दें, उससे आप पैसे ले रहे हैं, बट वो आप अपने ऊपर नाफिज कर रहे हैं ना जो इस वक्त हुकूमत में है। बिल्कुल आवाम को पीसा जाता है, IMF भी चाहता है कि बस आवाम पिसती रहे। इस वक्त है या कोई भी हुकूमत है, इससे पहले सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद जो जीरो पे खड़े हुए हैं उस पे अगर आता भी है तो कोई 1% 2% आना चाहिए। आप शुरू ही वहाँ से ज़ीरो से करते हैं और जो आपकी अय्याशियाँ हैं, जो आप हुकूमत में रह कर रहे हैं, जो आप अपने नाजायज़ जो इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस कौम के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, ये स्टेट के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, ये सरकारी मुलाजमीन के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। और ये जो 7% तनख्वाह बढ़ी है, तो कोई भी हुकूमत है, ये है या कोई दूसरी है, उसको शर्म आनी चाहिए कि ये उन लोगों की तनख्वाह 7.5% बढ़ाती है जो अपनी सारी ज़िंदगी अपने मुल्क को कौम की खिदमत करते हुए गुजार देते हैं। और उस वक्त जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, जब उस वक्त फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, तब इन बेचारों को ये धिक्के खाते हैं। कोई औलाद के सामने रोता है, कोई बाहर जाके भीख मांगता है, बड़े अजीब व गरीब हालात हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए। अब अगर हम कहें कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है या मौजूदा जो कोई भी है बड़े बड़े ओहदे पे मौजूद है, उससे पूछा जाए कि भाई तुम्हें अगर इस आदमी की जगह रखकर बहैसियत पाकिस्तानी शहरी तुमसे ये कहा जाए कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, अपने घर वालों को पालो, अपने रिश्तेदारों को पालो, अपने आप को अपने, तो वो नहीं कर सकेगा। इवन कि वो प्राइम मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर था। तो मुझे ये बताइए कि एक लेमैन, एक गरीब आदमी, एक तनख्वाहदार आदमी, एक पेंशन लेने वाला आदमी कैसे अपने जो चीज़ों को पूरा कर सकता है, कैसे अपनी फैमिली को सेटल कर सकता है, कैसे वो ज़िंदगी गुजार सकता है, कैसे वो घर बना सकता है, कैसे बच्चों की शादी करवा सकता है, कैसे वो रोज़ाना की जो आय रोज़ जो चीज़ें महंगाई हो रही है वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कैसे कर सकता है, ये नामुमकिन है। तो इस हवाले से मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है कि देखिए IMF की डायरेक्शंस अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, सबसे पहले पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये गरीब लोगों की दवाएं आपको लेनी चाहिए। और ये वो गरीब हैं जिन्होंने इस स्टेट को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी स्टेट भी बनाया है, मजाइज भी आपके पास हैं, पाकिस्तानी फ़ौज को भी पालते रहे हैं, इस कौम को भी यहाँ तक लेकर आए। ये इनकी खिदमत है और इनकी खिदमत को याद रखा जाए। जी लियाकत साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये जो महंगाई का जिन है जो बिल्कुल बेकाबू हो गया है और जिस तरह से हमारी आवाम है बुरी तरह से इस महंगाई के जिन के हाथों सताई हुई है, तो आप एज अ सरकारी मुलाजिम, एज अ पेंशनर क्या चाहते हैं कि हुकूमत आप लोगों को किस किस्म का रिलीफ फराहम करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त अब आप बहुत कुछ माशाल्लाह कह चुके हैं तफसील के साथ। मैं तब ये कहूँगा कि जब हम सर्विस में आए थे तो हम बड़े खुश थे कि हम गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं तो हमारा एंड अच्छा होगा। लोग कहते थे कि सरकारी मुलाजिम हमेशा हैंड टू माउथ रहता है, तो मैं तो कहता हूँ कि बल्कि वो कहावत अब ख़त्म हो गई। अब तो हैंड से हैंड तक ही रहता है, माउथ तक तो हैंड जाता ही नहीं हमारा। और जब मैं सर्विस करता था बच्चों से हम कहते थे कि बेटा बिजली महंगी होगी तो कोई मसला नहीं है, एक कमरे में सो लो, एक पंखा बंद कर दो, 1 किलो दूध कम कर दो। अब रिटायर हो चुके तो हमें भी शर्म आती है कि बच्चों से किस मुँह से कहें कि अब ये अपनी ख्वाहिश काम कर लो, ये अपनी ख्वाहिश काम कर लो। तो अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हमारा भी हुकूमत को वाकई हम पे तवज्जो देनी चाहिए और हमसे कोई दुआएं लेना चाहिए। सही बात है। तो बहुत मुश्किल है महंगाई में रहना, जो जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। और हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि अब्बू आपने 40 साल सर्विस की है, और माशाल्लाह मैंने 40 साल सर्विस की है, अभी तक मैं उनके लिए एक छत नहीं बना सका हूँ। सही बात है। तो मैं उनको लारे में रखता था ताकि बच्चे एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो कि बेटा मेरे पास पैसे हैं, हम बना लेंगे, इंशाल्लाह सर्विस के बाद पेंशन मिलेगी, हम बना लेंगे। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि अबू बना के दिखाओ ना, अब कैसे बनाओगे, हम कहाँ जाएँ। तो मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता कि हुकूमत को भी हर चीज़ का पता है, मीडिया में भी चीज़ें आ रही हैं कि 50,000 रुपये वाला बंदा अपना मेन्यू कैसे बनाएगा। हम भी पार्क में बैठे जब गप्पे लगा रहे होते हैं एक बंदे का मेन्यू बना रहे होते हैं, हमारे तो बस की बात नहीं है कि 50 में किसी का मेन्यू बना दें। बेचारे को हर महीने में कुछ ना कुछ उधार लेना पड़ता है।
कम से कम इतनी तनख्वाह हो कि बंदे को उधार ना लेना पड़े, अपने बच्चे की फ़ीसें अपनी जेब से पूरी कर ले और बच्चे को अच्छी तालीम हासिल कर ले। इस दौर में मुझे नहीं लगता, हम लोग तो फिर भी खुशकिस्मत थे कि हमारे बच्चे पढ़ गए हैं, पहले अच्छी तनख्वाहें होती थी, अब आगे आगे तो बेरोज़गारी भी होगी और तालीम से भी बच्चे महरूम होंगे। तो मेरे ख्याल तो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए हम पर। जी नाज़रीन, हम सरकारी सतह पर जितने भी हमारे जो पेंशनर मुलाजमीन हैं उन सब से हमने आज एक डिटेल डिस्कशन की महंगाई के तूफ़ान के हवाले से कि उनको किस किस्म के मसाइल हैं जिसका वो सामना कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत से गैर महज़्ज़ब मुआशरे ऐसे हैं जिनमें स्वीडन शामिल है, नॉर्वे शामिल है, कनाडा शामिल है और बहुत सारे और ममालिक इस फहरिस्त में आते हैं कि जहाँ पर पेंशनर्स को बाकायदा महंगाई के तनासुब से मराद दी जाती हैं, जहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जाता है, जहाँ पर उनको मुकम्मल तौर पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और मेडिकल सर्विसेज के दौरान उनको बाकायदा नर्सिंग का शोबा है जो उनको मुकम्मल तौर पर उनको देखता है, उनको केटर करता है। इसके साथ साथ उनको फ्लैट्स दिए जाते हैं, उनको बिजली और गैस पर बाकायदा तौर पर सब्सिडी दी जाती है। और एक हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि जो एक महज़्ज़ब मुआशरा होने के नाते हमारा ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि हमारी हुकूमत भी ये जितने भी सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं इनके काम को खराज तहसीन पेश करे कि इन्होंने किस तरह से अपनी पूरी जवानी ज़िंदगी के 40-50 साल ये गवर्नमेंट सर्विसेज को देते हैं। तो अगर हम अपर लेवल की बात करें तो जो आला सरकारी अफसरान हैं, ओहदेदारान हैं, हमारे जजेज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो जितने भी हमारे एलीट क्लास है, इन सब को इनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, इनको पेट्रोल फ्री है, इनको बिजली फ्री है, इनको तमाम तरह सहूलियात दी जाती हैं, इनको एयर टिकट्स फ्री फ्राहम किए जाते हैं, ये लोग अपनी ज़िंदगी पूरे ऐशो आराम से गुजारते हैं। तो जिस तरह इन लोगों के पास ये इख्तियार हासिल है, तो इसी तरह जो हमारी आम आवाम है जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, तो इनको भी ये तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और इनको पेंशन इस हिसाब से देनी चाहिए कि ये अपनी जो आखिरी ज़िंदगी है वो बेहतर अंदाज में गुजार सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ इतना जोड़ सकें कि आगे चलकर इनके बच्चे भी अपनी ज़िंदगियों को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। तो ये अब 2026 जो बजट आने वाला है तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो पेंशन इस्लाहात हैं उस पर खुसूसी तवज्जो दे और इन लोगों को मज़ीद रिलीफ फराहम करे ताकि इस महंगाई के तूफ़ान के अंदर रहकर ये लोग बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें और इनकी ज़िंदगियों में भी आसानियां आ सकें। यहाँ पर मेरे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।